हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, प्रहार बैच में आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यकीन मानिए आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे प्रश्नों को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपका थ्योरी भी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका रिवीजन एक अलग लेवल का होगा। दोस्तों, आज के प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जितना प्रश्न इंक्लूड किया गया है उतना आपको नहीं देखना है, बल्कि ये नंबर्स में तो उतने होंगे, लेकिन प्रश्नों की बात करें तो उससे 10 गुना ज्यादा प्रश्न यहां पर हम कवर कर चुके होंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। प्रहार बैच का झारखंड सामान्य ज्ञान के पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स को यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि सन 2000 में, यानी कि झारखंड का जो निर्माण हुआ है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि झारखंड का निर्माण कब हुआ है। तो सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4 या फिर ऑप्शन डी 3। कितने लोगों ने झारखंड में 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो है बिहार राज्य से अलग हुआ और 28वें राज्य के रूप में 28वें राज्य के भारत के 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है झारखंड राज्य की। बिहार राज्य को लगभग 54% भूमि मिलता है, जबकि झारखंड राज्य को 46% भूमि मिलता है। यहां पर अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या, तो सब कुछ हमने देख रखा है, लेकिन 2000 से अभी तक जो कितने मुख्यमंत्री हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6। ठीक है, चलिए इस पर देख लेते हैं कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। इस प्रश्न के व्याख्या को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के बाद 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगर बात करें इन 6 लोगों की, तो पहले नंबर पर आते हैं बाबूलाल मरांडी, जो कि 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और यह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि बीजेपी से संबंधित हैं। अगर बात करें अर्जुन, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। पहले कौन हो गए? बाबूलाल मरांडी। दूसरे हो गए अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा झारखंड में दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 3 बार झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया है। याद रखिएगा, झारखंड में अर्जुन मुंडा दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं और 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री के पदभार इन्होंने संभाला है, लेकिन कोई भी कार्यकाल इनका 5 साल से अधिक समय 5 साल तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में यही काम किए, इससे पहले अगर बात करें, जब चलिए उसके बाद पूरा कार्यकाल इन्होंने नहीं किया था एक भी, लेकिन ये बीजेपी से संबंधित है, आपको पता होगा। तीसरे नंबर का मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन और यह भी 3 बार, मतलब कि दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, उन्होंने भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया है। चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा। ठीक है, चौथे नंबर के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, और इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। ये जो मधु कोड़ा थे, किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री झारखंड के अब तक के। उसके बाद 5वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत सोरेन। पहला हो गया बाबूलाल मरांडी, दूसरा हो गया अर्जुन मुंडा, तीसरा हो गया शिबू सोरेन, चौथा हो गया मधु कोड़ा और 5वें नंबर का जो मुख्यमंत्री होता है हेमंत सोरेन होता है। और आपको पता होगा ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। 6ठे नंबर का मुख्यमंत्री है रघुबर दास, जो कि अपना राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में पूर्ण अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हुए रघुबर दास जी। इनका संबंध बीजेपी से रहा। तो पहला हो गया बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन, तब रघुबर दास, और रघुबर दास के बाद फिर से हेमंत सोरेन ही बना है। तो अगर व्यक्ति की संख्या देखें तो 6 व्यक्ति ही अभी तक झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अभी तक रहा है कौन? अर्जुन मुंडा, 3 बार कार्यकाल इनको मिला है। शिबू सोरेन भी 3 बार रहे हैं। और याद रखिएगा, झारखंड में
3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। याद रखिएगा, झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक, यानी कि पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में, दूसरा बार लगा था 2010 में और तीसरा बार लगा था 2013 में। याद रखिएगा, पहला झारखंड में राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा, उसके बाद 2010 में लगा और फिर 2013 में, यानी कि कुल मिलाकर झारखंड में 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक, 6 नंबर्स ऑफ आदमी। और बात करें तो यहां पर 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार, 2009 में, 2010 में, 2013 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? हमने कहा पहली बार 2009 में, जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन रहा पहली बार, दूसरी बार 2010 में लगा और तीसरी बार 2013 में, यानी कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? अभी तक झारखंड में कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो 9 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। याद रखिएगा, झारखंड में अभी तक 9 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अभी तक कार्यकाल तो 11 बार रहा है, लेकिन आदमी की संख्या बोले तो 9 ही आदमी हैं जो कि राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दिया। पहला जो राज्यपाल था वो था आपका प्रभात कुमार, दूसरा रहे वीसी पांडे जो कि एडिशनल चार्ज जिनको दिया गया था, यानी कि अतिरिक्त प्रभार। तीसरे नंबर के जो राज्यपाल थे एम रमा जोइस, चौथे नंबर के वेद मारवाह, पांचवें नंबर के थे सैयद सिवते रजी, उसके बाद आपका देख लीजिएगा शंकर नारायण, हसन फारूक मारीकर, सैयद अहमद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। हम लोग को यहां से देखना है कि द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर की, रमेश बैस 10वें नंबर का और सीपी राधाकृष्णन 11वें नंबर का राज्यपाल रहा है। कौन? सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन, द्रौपदी मुर्मू। यहां पर अब ऑप्शन में 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 लोग जो हैं अभी तक राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं और 11वें नंबर के हैं सीपी राधाकृष्णन। लेकिन अगर कहें 10 लोग तो ये जो एडिशनल चार्ज था इनको काउंट नहीं किया गया, याद रखिएगा। तो 10 लोग जो हैं, सीपी राधाकृष्णन 11वें नंबर के अभी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, इससे पहले रमेश बैस साहब थे, द्रौपदी मुर्मू थी उसके पहले। राष्ट्रपति राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 9वें नंबर की राज्यपाल थी, रमेश बैस 10वें नंबर के और 11वें नंबर के थे आपके सीपी राधाकृष्णन। तो अभी तक 10 लोग राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। तो याद रखिएगा ये पहले का प्रश्न अभी 10 हो जाएगा। कितना? 10 हो जाएगा। और 11वें नंबर पर अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन याद रखिएगा। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आपको परीक्षा हॉल्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको गूगल प्ले स्टोर पर परीक्षा हॉल्ट 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये पीडीएफ वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? 28वें राज्य। अभी हमने कहा कि भारत में जो झारखंड राज्य है वो 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना बिहार से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में स्थापना होती है। इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्न में से किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिवते रजी या फिर बिरसा मुंडा? बताइए। याद रखिएगा ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म
15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 को हुआ था। क्या? 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य की स्थापना करी गई थी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को, तो याद रख लीजिएगा 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उली हातू, याद रखिएगा रांची के उली हातू में, याद रखिएगा रांची के उली हातू में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। और ये उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में 1875 को ये जो है बिरसा मुंडा का जन्म जब हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा का, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था, याद रखिएगा। अभी आपको बता दे कि ये अब जो ये उली हातू है ये रांची में नहीं बल्कि खूंटी जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रख लेना है। अभी ये प्रेजेंट टाइम पर ये रांची में नहीं बल्कि खूंटी जिले में पड़ता है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और इनकी मृत्यु 9 जून, ठीक है, इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को, यानी कि 25 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का क्या कारण रहा है, इनके क्या विद्रोह हैं, ये सब हम डिटेल में हिस्ट्री में देखने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर बिरसा मुंडा जी के माता का नाम बात करें तो करमी हातू, कौन सा? करमी हातू मां है इनकी, और सुगना मुंडा इनके पिता हैं, सुगना मुंडा इनके पिता हैं। तो इतना आपको यहां से याद रख लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें नंबर की राज्यपाल और भारतवर्ष की अभी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अब आपको यह बताना है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। चलिए, झारखंड के राजभवन, झारखंड का जो राजभवन है, जो राज्यपाल भवन है, उसके आर्किटेक्ट कौन थे? बताइए, उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो राजमहल, झारखंड के राजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो सदालो ब्लेयर्ड थे। कौन थे भाई साहब? सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड के राज्यपाल भवन यानी कि राजभवन, राज्यपाल भवन यानी कि राजभवन के जो आर्किटेक्ट थे वो सदालो ब्लेयर्ड थे, इतना आपको याद रख लेना है, सदालो ब्लेयर्ड। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, यहां इतना आपको जानना है। अब देखिए, झारक्राफ्ट के द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्न जिले में से कौन है? बताइए, झार पार्क के द्वारा, झार क्राफ्ट के द्वारा स्थापित होने वाली जो रेशम पार्क हैं उनमें से कौन इनमें से एक जिला है? आपको यह बताना है, कौन इनमें से एक जिला है, आपको यह बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, ये सब तो नहीं है। कौन सा हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिडीह। याद रख लीजिएगा इस बात को, इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिडीह, जो कि झारक्राफ्ट के द्वारा स्थापित 4 रेशम पार्कों में से एक है, गिरिडीह। चलिए हम थोड़ा सा झारक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि जो झारक्राफ्ट है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसकी व्याख्या को देखिए तो ध्यान से सुनिएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई थी। इसको झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा झारक्राफ्ट का पूरा नाम क्या है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये झारक्राफ्ट है इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। 2006 में झारखंड में झारक्राफ्ट की स्थापना हुई और इसे झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड सरकार का एक उपक्रम है। झारखंड का गठन, झारक्राफ्ट का जो गठन है वह रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प, अन्य संबंध गतिविधियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए किया गया। तो हम कह सकते हैं कि झारक्राफ्ट जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सूक्ष्म उद्योग है, जो लघु उद्योग है, रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प, इन सब जैसे आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में झारखंड में हुई थी। यह जो क्या करता है, कच्चे माल, प्रशिक्षण, डिजाइन, विपणन यानी कि मार्केटिंग प्रदान करने सहित उत्पादन और विपणन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समर्थन करता है। झारखंड के गरीब कारीगरों जिन्होंने रेशम उत्पादन को आय के स्रोत में मान्यता दी है, उसने गुणवत्ता और उत्पादों की किस्मों जैसे जैविक कपड़े, रेशम की साड़ी, डिजाइनर वस्त्र, होम फर्निशिंग आदि में अपने कौशल को झारक्राफ्ट, ये जो उपक्रम है, इसके माध्यम से बढ़ाया है।
पहले वर्ष में संगठन विभिन्न श्रेणियों की उत्पादन इकाइयों के आयोजन में लगा हुआ था और आज यह जीविका के स्थायी स्रोत के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों प्रदान करता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो इतना याद रख लीजिएगा, झार क्राफ्ट का जो उद्देश्य है सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन और इन जैसे रेशम से बनने वाले कपड़ों का बुनकरों इन सब को आगे बढ़ाने के लिए यह झार क्राफ्ट की का शुरुआत करा गया। अब देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर लोहा उद्योग? बताइए। जो ये आपका घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र है, आपको पता होगा तांबे के लिए यह जाना जाता है। किसके लिए? तांबे के लिए यह प्रसिद्ध है, घाटशिला प्रौद्योगिकी क्षेत्र। अब इसके बारे में देखते हैं कि घाटशिला तांबे की खानों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह एशिया की पहली तांबे की खान और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान है घाटशिला में, जो आपके तांबे की खान के लिए जाना जाता है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की राजधानी रांची है और ये सब आपको कुछ फैक्ट के बारे में देख लीजिएगा। झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आपके वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। तो याद रखिएगा, घाटशिला तांबे के खानों के लिए जाना जाता है। झारखंड में निम्न जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? बॉक्साइट सिंहभूम में, कोडरमा में, घाटशिला में या लोहरदगा में? तो झारखंड में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में लोहरदगा जिले में पाया जाता है। यह हमारा प्यारा झारखंड है। तो झारखंड में ये आपका कौन सा रीजन हो जाता है? ये आपका संथाल परगना वाला। ये जो है आपका, ये आपका कोल्हान प्रमंडल हो जाता है। ये आपका इधर पलामू प्रमंडल हो जाता है और ये जो आपका बीच में पड़ता है एक नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल और इधर आपका साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल। और साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं और इन 5 जिलों में लोहरदगा भी एक जिला है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का, जो कि बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। लोहरदगा जिला जो है वर्ष 1983 में रांची जिले से अलग होकर बनाया गया था लोहरदगा जिला को। इसका नाम इसके प्रशासनिक मुख्यालय लोहरदगा के नाम पर रखा गया है। जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया साहब? 1490.80 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 4,61,790 है और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला है लोहरदगा। राज्य की साक्षरता दर 68.29% है और लिंगानुपात 985 महिला प्रति 1000 पुरुष है। इस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिजों में फेल्डस्पार, चाइना क्ले और फायर क्ले है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में लोहरदगा वाले इलाके में पाया जाता है और इस जिले में अन्य खनिज में फेल्डस्पार, चाइना क्ले, फायर क्ले ये सब भी पाया जाता है। यह जिला वर्तमान में लाल कॉरिडोर का हिस्सा है। लाल कॉरिडोर यानी कि भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में वह क्षेत्र जो जो काफी नक्सली माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है, उन्हें लाल कॉरिडोर कहा जाता है और लोहरदगा उसी कॉरिडोर में आता है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं? झारखंड में फसल का मौसम गर्म फसल, खरीफ, रबी तो सभी है, लेकिन झारखंड में फसल का मौसम जायद नहीं है। याद रखिएगा, जायद झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। चलिए देखते हैं कि फसल के मौसम के बारे में। तो भारत में फसल के 3 प्रकार के मौसम है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का मौसम जो होता है, खरीफ जो है ये गर्मी के मौसम का फसल है। गर्मियों के मौसम का फसल है कौन? खरीफ फसल। और जो रबी है ये ठंडी के मौसम का फसल है। और गर्मी और ठंडी के बीच एक मौसम आता है जिसको कहा जाता है बीच बीच वाला मौसम, यानी कि मार्च और मई के बीच, फरवरी अप्रैल मई जून के बीच का जो मौसम होता है, उस मौसम में जो फसल होता है उसे जायद फसल कहा जाता है। चलिए, तो इस मौसम में कहा जा रहा है कि खरीफ का मौसम जून के महीने में शुरू होता है और अक्टूबर के महीने में समाप्त हो जाता है, यानी कि गर्मी के महीने में। इस मौसम में मानसूनी फसलों की खेती और कटाई की जाती है। इन फसलों के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब आपको पता होगा। खरीफ फसलों की कुछ उदाहरण जैसे कि सोयाबीन, ज्वार, रबड़, तिल, अरहर दाल, कपास, तिलहन, बाजरा, चावल, ये धान याद रखिएगा। यानी धान और गहरे पानी
दोनों ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफी, मक्का ये सब खरीफ फसल में आते हैं। रबी फसल जैसा कि हमने कहा ठंडी के मौसम का फसल है, तो नवंबर के मध्य में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। ये आपका रबी। इन्हें शीत ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। रबी फसल के कुछ उदाहरण है जौ, दाल, अनाज, अलसी, चना, गेहूं, रेपसीड, जई। तो दलहनी पौधे ज्यादा रबी फसल में होते हैं। जायद का मौसम एक ऐसा मौसम है जो मार्च और जून के महीने के बीच में फसल बोई और काटी जाती है। ज्यादा जायद फसलों को ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। जायद फसलों के कुछ उदाहरण है कद्दू, करेला, ककड़ी। और याद रखिएगा झारखंड राज्य में फसल का मौसम जायद फसल नहीं है। चलिए, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्न जिलों में से पाए जाते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बता दूं कि सिंहभूम वाला ये जो आपका प्यारा झारखंड है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपका झारखंड है। और झारखंड में हमने देखा है कि संथाल परगना वाला इलाका। और ये जो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान, अब झारखंड के नीचे आपका कर्नाटक होगा और कर्नाटक में सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी गई थी। और कर्नाटक से लेकर ये झारखंड के कोल्हान प्रमंडल तक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं यह खनिज इसमें मिनरल्स भरे पड़े होते हैं, क्योंकि लौह अयस्क का श्रृंखला भी इसको कहा जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर अयस्कों मिनरल्स वगैरह की भरमार है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान क्षेत्र में, सरायकेला खरसावां में ये है। तो यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम दिया गया है। तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो है अयस्क झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। याद रख लीजिएगा इस बात को। यहाँ पर हम इसके व्याख्या को देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। पश्चिमी और पुराने सिंहभूम जिले को 3 जिले अर्थात पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा कि पहले सिंहभूम जो जिला था उसी में आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, ये बहुत बड़ा जिला हुआ करता होगा। और अभी यह कोल्हान प्रमंडल में 3 जिलों में बांट दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम बनाता 16 जनवरी 1990 को। यह झारखंड राज्य के 24 जिलों में एक है। झारखंड पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिज जैसा कि हमने कहा लौह अयस्क का श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, केनाइट, चूना पत्थर, अब्रक, साबुन का पत्थर, ये सब आपके झारखंड के सिंहभूम वाले इलाके में मिलता है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7,224 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल से औसतन 244 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 15,02,038 है और जनसंख्या का घनत्व 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की साक्षरता दर 59.54% है, 59.54%। और लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1001 महिला है, यानी कि लोहरदगा का लिंगानुपात सही है। सॉरी, पश्चिमी सिंहभूम का। यह झारखंड राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े जिलों में से एक है। जिले की अधिकांश आबादी में खो जनजातियां शामिल है और जिले में हाथी, चित्तीदार हिरन, बाइसन, बाघ, सांबर, जंगली सुअर, तेंदुए, भालू, जंगली कुत्ते, वन्य जीवों का एक विशाल विविधता पाई जाती है। जिले में बहने वाली, पश्चिमी सिंहभूम में बहने वाली नदियों में कोयल नदी, कारो नदी, कुजूम, खरकई, संजय, रोरो, बैतरनी, ये सब नदियां पश्चिमी सिंहभूम से होकर बहती है। हम आपको जब भूगोल पढ़ाएंगे, झारखंड का भूगोल, तो वहां पर हम नदियों को मैप के माध्यम से आपको बताएंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू को करेंगे। तो फिर हमसे झारखंड के ज्योग्राफी का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। पूरे मैप से हम लोग करने वाले हैं। झारखंड में कितने लाख टन में कुल कोयला भंडार है? बताएं, झारखंड में कितने लाख टन में कुल कोयला भंडार है? तो यहां पर क्या होगा? 80 लाख, यहां पर 3,056, 80,300, 3,056 लाख टन, 70,000 लाख टन, 50,000 लाख टन या फिर 45,000 लाख टन। बताइए कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 80,356 लाख टन झारखंड में कुल कोयला भंडार है। इस पर व्याख्या देखते हैं कि झारखंड में मिलियन टन में कुल कोयला भंडार लगभग 80,356 है। राज्य के प्रमुख कोयला खनन केंद्र हैं। आपको बता दें कि झारखंड के बीचों बीच क्या होता है?
झारखंड के बीचों बीच जो है आपका दामोदर नदी गुजरती है और इसी के तलछट से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान एक अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम ये सब मिलते हैं। तो इस रीजन में आपको कोयला ज्यादा मिलेगा। तो याद रखिएगा, राज्य के जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं उन सब में कोयला खनन केंद्र है। जैसे धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, झरिया हो गया, ये सब कोयला खनन केंद्र है, याद रखिएगा। राज्य में 9 कोयला खंड है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके। और झरिया कोयला भंडार राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके पास भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जिसमें अनुमानित रूप से 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयला का भंडार है। याद रखिएगा इस बात। झारखंड का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का झारखंड भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। राज्य कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो कि गैर कोकिंग कोल का उत्पादक है। देखिए, बात करें गैर कोकिंग कोल की, तो गैर कोकिंग कोल ऐसे कोयले होते हैं जिसमें कोकिंग गुण यानी कि खाने के बनाने के गुण नहीं होते हैं। इसका व्यापक रूप से बिजली उत्पादन के लिए थर्मल कोयले के रूप में उपयोग होता है। गैर कुकिंग कोल जो होता है खाने बनाने उपयोग नहीं बल्कि बिजली बनाने में किया जाता है। गैर कुकिंग कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट निर्माण जैसे उद्योगों में भी किया जाता है। भारत का झारखंड राज्य गैर कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। जब गैर कुकिंग कोयले की एक गांठ को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एक सुसंगत अवशेष छोड़ता है जिसमें कोक का कोई भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होता है। इसीलिए यह कोक के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बस आपको यह याद रखना है, गैर कोकिंग गुण नहीं होते हैं और गैर कोकिंग कोयले का एकमात्र उत्पादक राज्य भारत में झारखंड है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि BIADA, तो ये जो बाइडा है यानी कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है, किधर की ओर, आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर की ओर। बताइए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। आगे इसके बारे में देखते हैं इसकी व्याख्या को कि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो का क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी है। उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर और पलामू कमिश्नरी होता है तो ये हो जाएगा, ये सही जवाब है, इसमें पलामू कमिश्नरी आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त में बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा जिले शामिल हैं, आपको पता होगा। और यह क्षेत्र स्टील, सीमेंट, बिजली, आग और कांच उद्योग के लिए उपयुक्त है। प्राधिकरण का गठन, BIADA का गठन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके कमान क्षेत्र के तहत मामलों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है। झारखंड के बारे में हमने बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बारे में हमने देखा, BIADA। अगले सवाल पर चलते हैं कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब दुमका है, ये बात आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में नया डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय कहां पर लिया गया है? झारखंड के बजट 2023-24 में नया डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय गिरिडीह रांची, जमशेदपुर गिरिडीह या फिर रांची और धनबाद। तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर और गिरिडीह में नया डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है? झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरे नंबर का राज्य है। याद रखेंगे, इस पर देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन के क्रांतिकारियों को वृत्ति यानी कि पेमेंट कर देने वाला, पेंशन देने वाला भारत के राज्यों में झारखंड दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के विरोध में बिहार में 18 मार्च 1974 से
25 जून 1975 तक यह आंदोलन चला था। आंदोलन को संपूर्ण क्रांति यानी कि कुल क्रांति और जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाता था। आंदोलन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति असहानुभूतिपूर्ण हो गया। आंदोलन का उद्देश्य बिहार विधानसभा को भंग करना था और अपनाए गए तरीके विरोध मार्च, सड़क विरोध, हड़ताल, भूख हड़ताल और दंगा थे इस आंदोलन में अपनाए तरीके। आंदोलन सफल नहीं हुआ और आपातकाल के कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व किया। आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, अब्दुल गफूर, सत्येंद्र नारायण और कर्पूरी ठाकुर थे। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी कहा जाता है। तो झारखंड राज्य जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन को पेंशन देने वाला दूसरे नंबर का राज्य है। आगे बात करते हैं झारखंड धाम किस जिले में है। झारखंड धाम किस जिले में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताएं आप लोग जल्दी से कि झारखंड धाम किस जिले में है। तो झारखंड धाम जो है यह आपके गिरिडीह जिले में है। कहां पर? गिरिडीह जिले में है। अगला सवाल पर चलते हैं कि झारखंड में एचईसी का हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? झारखंड में एचईसी का जो कारखाना है वह किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया झारखंड में एचईसी का कारखाना जो कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। आगे बात करते हैं एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है और यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत में सबसे बड़ी एकीकृत यानी कि यूनिफाइड इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक के रूप में वर्ष 1958 में रांची के झारखंड में चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से बनाई गई है। यह भारत में इस्पात यानी कि स्टील, खनन, माइनिंग, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्र आदि के लिए पूंजीगत उपकरणों की आपूर्ति करता है। एचईसीएल के निम्न इकाइयां ऐसे हैं: भारी मशीन निर्माण संयंत्र, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, भारी मशीन उपकरण संयंत्र, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र और परियोजना प्रभाग। तो एचईसी के ये कुछ यूनिट्स हैं और एचईसी का निर्माण करा गया था 1958 में चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से। इतना आपको याद रखना है। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय के पहले नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। याद रखिएगा इस बात को। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इतना आपको याद रखना है, विनोद कुमार गुप्ता जी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? किस देश के सहयोग से ऐसा किया गया था? तो अभी हमने देखा कि एचईसी का ही यह एक यूनिट है। एचईसी पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी का ये निकलती कहां से है? तो आपको बता दें कि ये हमारा झारखंड है। तो झारखंड के रांची के नगड़ी, याद रखिएगा, झारखंड के रांची के नगड़ी से जो कि छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, यहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और ये स्वर्ण रेखा नदी यहां से निकल के रांची से होते हुए जमशेदपुर सिंहभूम वाले क्षेत्र से उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम ये सब उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और उड़ीसा से बहते हुए ये स्वतंत्र रूप से एकमात्र झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से कहां पर? बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो ये कहां से? रांची के नगड़ी से निकलती है और किसी अन्य नदी में नहीं बल्कि डायरेक्ट जाकर कहां पर जल गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती, किसी और नदी में, सहायक नदी ये नहीं है, किसी भी और नदी में अपने जल को नहीं गिराती बल्कि जाकर डायरेक्ट कहां पानी गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसीलिए पड़ा क्योंकि कभी इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अभी भी इस नदी के अंश में सोने के अंश पाए जाते हैं। यह नदी झारखंड से उड़ीसा में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रांची में इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात बनता है
और वहीं पर इसके बाद बात करें कि सहायक नदी है किसकी? स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी है राढ़ू नदी, जिस नदी पर जोन्हा नामक स्थान पर गौतम धारा व कांची नदी जो है गौतम धारा तथा कांची नदी दसम जल प्रपात का निर्माण करती है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए जो आपका राढ़ू नदी है, जो राढ़ू नदी है ये तुरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राढ़ू राढ़ू नदी किस रेलवे स्टेशन के पास? तो तुरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। आप लोग को याद रखना है यहां से कि स्वर्ण रेखा नदी रांची में हुंडरू जलप्रपात बनाती है, वहीं पर इसकी एक सहायक नदी है राड़ू नदी जो कि जोना नामक स्थान पर गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और कांची नदी जो कि इसी की सहायक नदी है ये दसम जलप्रपात दसम फॉल का निर्माण करती है। और चांडिल जो जल विद्युत परियोजना है वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, इतना आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी बोकारो को, नेतरहाट को, रांची को या जमशेदपुर को? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। और झारखंड में कर्क रेखा, झारखंड में कर्क रेखा लातेहार के नेतरहाट से ही एंट्री मारती है और 6 जिले से, झारखंड के 6 जिले 6 जिले से होकर के यह पास करती है। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं कि झारखंड के इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, नेतरहाट के बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि झारखंड की हिल स्टेशन नेतरहाट स्थित है। कहां पर? ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। झारखंड में हिल स्टेशन है एक नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। नेतरहाट का जो क्षेत्र है यूकेलिप्टस, साल, केंदू, महुआ के पेड़ों से आच्छादित है। उसके बाद झारखंड राज्य की राजधानी रांची से यह 156 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ ये रांची है और रांची से 156 किलोमीटर दूर यह पश्चिम में स्थित है, जिसे झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है, यानी कि रांची को। यह नेतरहाट ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए, सनसेट और सन राइज के लिए प्रसिद्ध है। नेतरहाट विद्यालय एक आवासीय पब्लिक विद्यालय है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था और इसके पहले प्रिंसिपल नेपियर साहब थे। याद रखिएगा इस बात को। अगले सवाल पर चलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है और यह मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए यहां से हम कुछ करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उसके प्रश्न को भी हमने यहां पर शामिल करा है। तो ये जो सेशन होगा इसमें पीवाईक्यू यानी कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए सवाल करेंगे, उसको डिटेल में हम यहाँ पर कवर भी करेंगे, डिटेलिंग भी देखेंगे और उससे जो करंट अफेयर से संबंधित भी सवाल देखेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है। यह मंदिर झारखंड के रांची जिले में स्थित है, इतना याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा अगले सवाल पर चलते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची यूनिवर्सिटी परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है? तो रांची स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण के लिए सीसीएल के साथ यहां पर क्या किया है, कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ जो है करार किया है, डील किया है। देखिए अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अजय सिंह है जो 13वें नंबर के। इसके पहले नीरज सिन्हा थे, इन्हें यहाँ रिप्लेस करके अजय सिंह को बनाया गया है झारखंड के नए डीजीपी अजय सिंह। अगले सवाल पर चलते हैं कि झारखंड राजभवन को 31 जनवरी से 10 फरवरी तक, झारखंड राजभवन को 31 जनवरी से 10 फरवरी तक आम लोगों के लिए खोला गया था। इस दौरान कितने लोगों ने झारखंड राजभवन का भ्रमण किया है? तो इस बात को याद रखिएगा, 4,24,000 लोगों ने, 4,24,000 लोगों ने, क्योंकि वहां पर बकायदा एक एंट्री होता होगा, तो लगभग 4,24,000 लोगों ने 31 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में झारखंड राजभवन का भ्रमण किया है। आगे देखिए झारखंड के 4,960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि दी जाएगी, ये आपको बताना है। प्रत्येक स्कूल को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
5,000 रुपया। ठीक है, झारखंड के 4,960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 5,000 रुपया दिया जाएगा। कितना? 5,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए, इस दिसंबर को हेमंत सोरेन के द्वारा स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, दिसंबर महीने में 2022 में हेमंत सोरेन के द्वारा स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल से कितने खेलों को जोड़ा जाएगा? तो याद रखिएगा 32 खेलों को जोड़ा जाएगा। तो ये आज हमने आज के प्रश्नों को देखे हैं। प्रश्न सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग-अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड करा है। तो इस तरह से हम सेशन को ये भी करेंगे। अभी कुछ दिनों तक आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगा और लाइव भी क्लास हम लेकर आएंगे। लाइव रिकॉर्डेड सब मिलेगा। क्लास का शेड्यूल जो है आप लोग को पता है ही, उसी शेड्यूल पर क्लास होगा, लेकिन रिकॉर्डेड होगा तो कभी भी ये जा सकता है। ठीक है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी और भी क्लासेस जो है रेगुलर होंगी। आप लोग को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, परीक्षा हॉल 24/7 को डाउनलोड करना होगा। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में खोटा लिया है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर कोर्स जो है खोटा के लिए डिजाइन करा गया है। मात्र 599 में बहुत कम फी है, ये बहुत कम गुरु दक्षिणा है। इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट क्लास मिलेगा, लाइव या रिकॉर्डेड। अभी क्लासेस आना शुरू हो गई हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आप उसको जाकर देखें और उसके बाद जैसे ही आप क्लास देखेंगे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होगा, ये गारंटी है। जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को देखा है उसको क्लास में ही चीजें याद हो जाती हैं। आपको केवल कान में हेडफोन लगाना है, सुनना है, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो या फिर साहित्य की अन्य विधाएं की बात करें या कविता, जितना आपको कहा जाएगा स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ाई करके बिल्कुल हमें 90 प्लस अटेम्प्ट कर लेना है, वो भी सही और सही। हमें पीएचडी नहीं करना, हमें रिसर्च नहीं करना, हमको इतना कर लेना है कि हम 90 प्लस अटेम्प्ट कर पाए। कहानी, कविता, नाटक, साहित्य की अन्य विधाएं और व्याकरण को किस तरह से रिवाइज करें कम समय देते हुए, ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो। हम कम समय में कौन सी चीजों को पकड़े, कौन सी चीजों को छोड़े, इसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले समरी समझाया जाएगा, कहानी को अच्छे से समझाया जाएगा, आपके दिमाग में छापा जाएगा, उसके एमसीक्यू को कराया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी यहां पर होगा। तो इस दिए गए नंबर पर नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप लोग इस दिए गए नंबर पर ज्वाइन कर ले, दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। परीक्षा हॉल्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स में जाकर के जल्दी से एनरोल हो जाइए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ, जैसे कि झारखंड जीके, अगर आपको लगता है कि हमें झारखंड जीके करना चाहिए, झारखंड जीके कम समय में हमें रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी यहां पर आपको जितना कहा जाएगा बस आपको उतना ही करना है, उतना ही कान में हेडफोन लगाना है। जहां थ्योरी की जरूरत होगी थ्योरी करेंगे, जहां एमसीक्यू की जरूरत होगा एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू तो हम हमेशा करेंगे, लेकिन जहां पर थ्योरी का जरूरत होगा, जैसे कि झारखंड की ज्योग्राफी में हम मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे, हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे। तो जिस प्रकार से हम आपको कराएंगे एक स्मार्ट तरीके से आपको करना है। और मात्र 249 में इसका क्या ही गुरु दक्षिणा, बहुत कम है। आप जल्दी से इसके साथ एनरोल हो जाएं। यहां पर जो डेट है इस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने तक, नोटिफिकेशन आएगा तो एक अनाउंसमेंट जो है यहां पर उसके लिए करा जाएगा। तो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप इसमें एनरोल हो जाएं। 620-166-8179 पर आप कॉल करके ज्यादा जानकारी भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन और वहां से आपको इन सब कोर्स में एनरोल हो जाना है। बात करें झारखंड जीके के अलावे यहाँ पर कंप्यूटर के भी सेक्शनल जो है कोर्स बनाए गए हैं, वो भी बहुत कम नॉमिनल गुरु दक्षिणा के साथ। तो जल्दी से आप लोग एनरोल हो जाएं ताकि हम लोग क्लास को अच्छे से कर पाए, कम समय में हम पूरा का पूरा रिवीजन कर पाए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। 3 महीने में हमें रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर डिटेल में सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा वहां से नहीं होगा। तो स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, ये सब कुछ हम बताएंगे। मिलते हैं अपने कोर्स में। अब इस पर एनरोल आप जरूर हो जाइएगा और परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।